ऑल राइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास का टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इंडो पाक रिलेशनशिप है। इंडो पाक रिलेशनशिप पे हम ऑलरेडी एक हमारी क्लास कंडक्ट हो चुकी है। वो कुछ टेक्निकल एरर से हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, लेकिन आप देखें जो नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए वो बहुत ही इंक्लूसिव हैं। तो हमने पिछली जो क्लास है हमारी उसमें हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था 1971 में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेसिकली इस वॉर के पीछे रीज़न ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास था, जो वहाँ का एलीट क्लास था, वो पावर को जो है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ, खास तौर पे जो अवामी लीग है उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। और हमने देखा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखते हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान के जो लोग हैं, बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने जो है ईस्ट पाकिस्तान के यानी आज के टाइम में जो बांग्ला, उन लोगों का प्रोसिक्यूशन शुरू किया। बेसिकली जो बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं उन, उनका उस उनका उस पर प्रोसिक्यूशन किया। और वहाँ पे बांग्लादेश में स्पेशली एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको तो जो है बांग्लादेश में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। इसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन के ज़रिए से हम देखते हैं कि जो बंगाली माइनॉरिटीज़ हैं उनका प्रोसिक्यूशन किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। वहाँ की मिलिट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जब वहाँ की पाकिस्तान की मिलिट्री ने बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, यानी अगर हम देखें, अवामी लीग बेसिकली एक स्टेक होल्डर बन चुकी थी और उसकी जो पकड़ थी पॉलिटिक्स में वो काफ़ी बढ़ गई थी। और कंडीशन ये थी कि जो बंगाल के जो एलीट क्लास था उसको अपने पावर को जो है अवामी लीग के साथ, शेख मुजीबुर रहमान के साथ शेयर करना पड़ता, लेकिन ये चीज़ें उनको गवारा नहीं थी, उन्हें पसंद नहीं थी। और इसी वजह से उन्होंने फिर जो है ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया। और जब परसिक्यूशन अपने पीक पे पहुंचा तो हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो माइग्रेट होकर के, प्रवास करके जो है वो इंडिया में आ गए। और इससे क्या है कि इंडिया की जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, बेसिकली जो एरिया बांग्लादेश से सटा हुआ रहता था वो बिल्कुल जो है वहाँ की डेमोग्राफी किस तरह से चेंज हो गई। डेमोग्राफी क्या चेंज हो गई, वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो रिफ्यूजीज की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। इंडिया के पास कोई विकल्प भी नहीं था, ना चाहते हुए भी इंडिया को जो है इंटरवीन करना पड़ा। और हम ये देखते हैं कि 3 दिसंबर को इंडिया के ऊपर डायरेक्ट जो है एयर रेड करता है पाकिस्तान। ये जो आमतौर पे ये जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। आप देखें, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे। तो पाकिस्तानी आर्मी के ज़रिए से ये जो आज के वक्त में जो बांग्लादेश है वहाँ के लोगों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज़ हो रही थी। और हमने क्या देख और अल्टीमेटली फिर क्या है कि 3 दिसंबर को 1971 को जो है पाकिस्तान ने जो है इंडिया के ऊपर जो है डायरेक्ट, जो इंडिया के एयर बेसेस हैं उस पर डायरेक्ट उसने एयर रेड्स की और वहाँ पे अटैक किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इंडिया की आर्मी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में। और हम देखते हैं कि अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने सरेंडर किया और 16 दिसंबर को 1971 में बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे जो है इस्टेब्लिश हुआ। और इंडिया पहला देश था जिसने उसको रिकॉग्निशन दी, जिसको मान्यता दी। और ये जो वार हुआ था, इन सारे मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 जुलाई को 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है और बेसिकली इस सिग्नेचर को साइन करते हैं भारत की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी इंदिरा गांधी के काउंटर पार्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये 2 लोग शिमला एग्रीमेंट को साइन करते हैं।
और ये इसमें इस एग्रीमेंट में ये तय किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी रिलेशन है वो यूएन चार्टर के थ्रू गवर्न होंगे, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको हम बायलैटरल निगोशिएशन के ज़रिए से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो क्या है, कश्मीर है। और कश्मीर को पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर जो है एक इंटरनेशनल इशू है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जबकि इंडिया का टेक ये है कि इंडिया का ये कहना है कि इंडिया कश्मीर जो है इंडिया और पाक के बीच का एक बायलैटरल मैटर है, और इस मैटर में हम किसी और थर्ड पार्टी की, किसी सुपर पावर की जो है इन्वॉल्वमेंट को हम जो है अ, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही उसको जो है इंटरटेन करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो एग्रीमेंट था ये बहुत ही इसका फार रीचिंग इफेक्ट है, और आज भी जो है जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट होता है तो आमतौर पे इंडिया इसी एग्रीमेंट को जो है बेस बना करके चीज़ों को प्रोसीड करता है कि जब भी अगर कोई पीस टॉक होगी या कोई निगोशिएशन होगा तो उसमें वो चीज़ें बायलैटरल तरीके से होंगी, दो पक्षी तरीके से होंगी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। वहाँ पे किसी और सुपर पावर या कोई और थर्ड पार्टी का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसके बाद से फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा उसमें नरमी आती है। नरमी इसलिए आती है कि 1971 में आप देखें पाकिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से पे जो है इंडिया जो है उसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद जो है इंडिया वो सारे जो पीस ऑफ लैंड है, जो टेरिटरी थी पाकिस्तान की, उसको इंडिया ने वापस लौटा दिया। और 1986 में जो है एक राजीव गांधी के शासनकाल में, उनके टेन्योर में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रश टैक्स। इस ऑपरेशन में जो है इंडिया बेसिकली ये चीज़ें एक तरह से ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। बेसिकली जो ऑपरेशन ब्रश टैक्स था बेसिकली क्या थी, एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसके ज़रिए से इंडिया ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इन केस अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है या फिर बड़े पैमाने पे कोई अटैक होता है तो उस अटैक को हैंडल करने के लिए, उस अटैक पे काउंटर अटैक करने के लिए, उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हम किस हद तक तैयार हैं, मतलब कितना हम रेडी हैं और कितना जल्दी उसको हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी इंडिया के ज़रिए से। आम तौर पे देखिए कभी-कभी जब दो कंट्रीज़ के बीच में जो जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो जो तनाव उसमें तनाव आ जाता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि बॉर्डर्स पे जो है जो कंट्रीज़ हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। ये बताने के लिए कि हम जो है इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं इन फ्यूचर अगर हालात और बिगड़ते हैं और जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में या किसी भी कंट्री के बीच में अगर और ख़राब होते हैं तो हम उसको जो है अ, मिलिट्री लेवल पे उसको हैंडल करने के लिए हम तैयार हैं। और हालाँकि आप देखें 1974 में इंडिया तो 1974 में ही अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका होता है। इंदिरा गांधी के लीडरशिप में, इंदिरा गांधी के टेन्योर में हम देखते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि इंडिया के ऊपर उसी टाइम से जो है अमेरिका और कनाडा ने कुछ पाबंदियाँ लगाई थी। लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम था कि जो है इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर वो चाहे तो किसी भी कंट्री के ऊपर वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। बेसिकली हालाँकि देखिए 1964 में चाइना ने टेस्ट को कंडक्ट किया था, और लगभग हम देखते हैं 1974 में हमने जो है अपने टेस्ट को कंडक्ट किया था। तो इंडिया के अंदर मिलिट्री मतलब इस बात की क्षमता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कि इंडिया जो है वो मिलिट्री जो है अपने अगर इंडिया की सॉवरेंटी पे, इंटीग्रिटी पे, उसके बॉर्डर्स पे अगर कोई मैसिव लेवल पे अटैक होता है तो इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है कि जो है वो उसका रिटेलिएशन कर सकता है, उसको जवाब दे सकता है। और एक चीज़ ये भी है कि इस टेस्ट को करने के बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए अपने लेवल पे उसने जो है अपनी कोशिशें तेज़ कर दी थी। और एक तरह से हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक आर्म्स रेस चल रही थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच की जो संबंध थे, जो ताल्लुकात थे वो ख़राब थे।
तो आर्म रेस जो है काफ़ी जो है उसमें स्वाभाविक है, नॉर्मल है। आमतौर पे जब भी कभी 2 कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशन है, जब वो ख़राब होते हैं, तो उनमें आमतौर पे आर्म्स रेस बढ़ती है और बेसिकली वो एक-दूसरे के ऊपर जो है वो लीड लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरी कंट्री जो होती है वो इस बात की कोशिश करती है कैसे जो है हम जो है चीज़ों को काउंटर बैलेंस कर सकें, और चीज़ों को अपने फ़ेवर में कन्वर्ट कर सकें, जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको फिर से जो है रीएस्टैब्लिश कर सकें। तो ये जो डाउट और सस्पिशन था, इसको रिड्यूस करने के लिए इंदिरा गांधी और बेनज़ीर भुट्टो अ, जो है इनके बीच में एक न्यूक्लियर नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट होता है, जिससे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो है ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगी। हालांकि ये जो एग्रीमेंट था, ये इस बात पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाता है कि इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से कोई भी कंट्री आगे इन फ्यूचर किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में जो है 13 मई को इंडिया जो है 5 न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट करता है। टोटल 5 जो है टेस्ट कंडक्ट करता है, और इस टेस्ट का जो कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। और हम देखते हैं कि इंडिया एक्चुअली क्या, देखिए, अगर आप इंडिया इंडिया के मैप को अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इंडिया का मैप है, तो हमारी जो बाउंड्रीज है, हम जब चाइना से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, चाइना ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर था, उसने 1964 में न्यूक्लियर बम जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने, जो पाकिस्तान से हम जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, और उसने वहाँ पे जो है रिएक्टर्स वगैरह सेटअप किए थे अदर कंट्रीज़ की हेल्प से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप किसी न्यूक्लियर बम को बनाते हैं, तो न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए किसी भी मतलब जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं, सपोज़ कि आप यूरेनियम यूज़ करते हैं, तो उसको 20% से ज़्यादा इनरिच करना पड़ता है। इनरिच को आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसको रिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप देखें, जो पेट्रोलियम वगैरह इस्तेमाल होता है फ्लाइट्स वगैरह में, उस पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है वो अलग होती है। वो उसकी जो प्योरिटी है एज़ कम्पेयर टू वो पेट्रोलियम जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बाइक्स में, अपनी कारों में, उससे कहीं ज़्यादा वो बेहतर होता है। तो मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान भी अपने लेवल पे क्या कि वो अपने वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश करना है और यूरेनियम को जो है इनरिच कर रहा है। और आप देखें जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्टिंग गैप है, 13 मई को इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया, और फिर हम देखते हैं लगभग 15 दिन का ही गैप है। आप देखिए 13 मई को इंडिया ने 5 टेस्ट कंडक्ट किए, और फिर 28 मई को जो है चगाई हिल्स में इंडिया ने पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया 1998 में। तो लगभग जो है ये जो 15 मई और 30 मई का आप देखें, एक लमसम देखिए 15 मई और 30 मई के आसपास ये दोनों कंट्रीज टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान ने इंडिया के टेस्ट करने के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद टेस्ट को कंडक्ट किया, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये चीज़ें 1 या 2 दिन में पॉसिबल नहीं हुई। पाकिस्तान भी जो है न्यूक्लियर एटम बम्स को, जो एटम बम के टेस्ट के लिए जो है अपने लेवल पे वो तैयारियां कर रहा था, अपने लेवल पे कोशिश कर रहा था। और इंडिया के पास भी इस बात की इंटेल थी, इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान भी जो है जल्द ही जो है न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि एटम बम जब एक्सप्लोड होता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती है। आमतौर पे जो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल जब जब भी किसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी कंट्री जो है न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जो टर्म आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हिंदी में नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या कि जहाँ पे एक जो बड़ा एटम है वो टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है, और इससे क्या है कि एनर्जी जो है बड़े पैमाने पे रिलीज हो रही है। और न्यूक्लियर एक एक, एक प्रोसेस और होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन जैसे कि आप जानते हैं, फ्यूजन का मतलब तो है जोड़ना। तो ना आप देखें ये जो सूरज की अगर हम बात करें, जो जो सूरज से हमें हीट और एनर्जी, ये जो हमें लाइट मिलती है वो कैसे मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए से। जहाँ पे क्या है
कि जो 2 छोटे-छोटे जो है अ अ, जो न्यूक्लियर जो एटॉम्स हैं छोटे-छोटे जो हैं, वो आपस में मिल कर के क्या है कि बड़े एटॉम में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ से एनर्जी और हीट रिलीज़ होती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि न्यूक्लियर बम जो है न्यूक्लियर फिजन के ना मतलब वो एक्सप्लोड होता है, मतलब एक्सप्लोड इन द सेंस कि जो एक बड़ा पार्टी जो एटम है वो छोटे छोटे एटम्स में जो है टूट रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, और सूरज जिस पैटर्न पे काम कर रहा है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, जहाँ पे दो छोटे छोटे एटम्स मिलकर के एक बड़े एटम को बना रहे हैं और वहाँ से हीट एनर्जी और लाइट जो है रिलीज हो रही है। तो ये बहुत बारीक पॉइंट्स हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वैसे भी वैसे तो ये जो इश्यू है बेसिकली हम इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और आप देखें, अगर आप ने हमारी जो पिछली क्लासेस है उसको अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि अ, अ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ क्वेश्चन उस पेपर में ऐसे भी थे जहाँ पे इन डेप्थ जो है एग्जामिनर जाके बात कर रहा है कि जैसे कि न्यूक्लियर प्रिसीजन एक न्यूक्लियर प्रिसीजन की अगर हम बात करें, प्रिसीजन की बात करें, ऐसे कुछ उसको एक टर्म है उसका सर्कुलर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? तो ये टर्म को पूछा गया था। एक्चुअली ये जो टर्म है सर्कुलर प्रोबेबिलिटी का, वो बेसिकली इस बात से डील करता है कि आप जिस पॉइंट पे टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो बॉम्ब है वो उसको हिट करने के लिए मतलब उस टारगेट को हिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो उसके रेंज में उसके दायरे में है कि नहीं, और उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, कितना प्रिसीजन होगा जब वो बॉम्ब उसको हिट करेगा उस पॉइंट को। और फिर हम फर्दर बात करें, आप देखें खास तौर पे खास तौर पे जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया तो इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे एक डिफैक्टो मतलब डिफैक्टो का मतलब क्या था, वास्तविक, इसको हिंदी में हम वास्तविक बोलते हैं, एक डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे इंडिया ने खुद को इस्टेब्लिश किया, राइट। और फिर हम देखते हैं कि अटल बिहारी ने अपने लेवल पे अलग अलग इनिशिएटिव लिए ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो बेहतर हो सके, दोनों बीच कंट्री के बीच जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1998 में हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में अटल बिहारी एक कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बेसिकली 8 मुद्दों पर, 8 चीज़ों पर बात की जाती है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ये जो डाउट और सस्पिशन की जो कंडीशन है दोनों देशों के बीच में, जो जहाँ लोग एक दूसरे को शक के नज़रिए से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं, तो कैसे इस डाउट और सस्पिशन को कम किया जा सके, उसके लिए कौन कौन से वो तरीके हैं जहाँ से कॉन्फिडेंस जो है बिल्डिंग किया जा सके, उसके कौन कौन से मीडियर्स उनको अडॉप्ट किया जा सके। और आप देखें कश्मीर शुरू से ही, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो हमेशा कश्मीर जो है बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। तो इस पे भी बात करने के लिए मतलब इस कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया था। और आप देखें सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भी काफ़ी डिस्प्यूट है, आज भी देखें एक ऐसा रीजन है कि ऐसी टेरेटरी है कि जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो हमेशा डटी रहती हैं, और बहुत जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाता है, -30-40 जो है डिग्री चला जाता है। और तुलबुल नेविगेशन ये भी एक कंटेस्टेड इश्यू है। राजस्थान में जो सर क्रीक है, एक कह सकते हैं कि एक दलदली भूमि है, मार्स एरिया है, और वो भी कंटेस्टेड एरिया है, इसको भी जो है अटल बिहारी ने इंक्लूड किया था। इसके अलावा कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, और कैसे टेररिज्म को जो है काउंटर किया जा सके, जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसको रोका जा सके, और कैसे जो है हम अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर सकें, इसके बारे में ये मतलब ओवरऑल इस कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस में जिसको संयुक्त अ, वार्तालाप प्रक्रिया में इन्होंने 8 मुद्दों को शामिल किया था, जिस पे दोनों कंट्रीज़ जो है इन्होंने कोशिश की अपने संबंधों को बेहतर बनाने की, और एक तरीके से एक ऐसा इनिशिएटिव था जो ट्रस्ट को बिल्ड करे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखते हैं कि फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है लाहौर, इसको बस डिप्लोमेसी कहते हैं, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया है, बस डिप्लोमेसी। तो बस डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो ये जो बस डिप्लोमेसी थी बेसिकली दिल्ली से लाहौर के लिए बस सर्विस को स्टार्ट किया गया था अटल बिहारी के टाइम में।
और ये जो एक इनिशिएटिव था, जहाँ पे जो लोग हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बस के ज़रिए से आ जा सकते थे, क्योंकि हम ये इन पाकिस्तान एक बॉर्डरिंग स्टेट है, और वैसे भी आप आज भी देखें बसेस जाती हैं इंडिया से पाकिस्तान के लिए। अ, तो ये अच्छा इनिशिएटिव था, ताकि आम तौर पे देखें पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो रिलेशन हैं वो इतने तनावपूर्ण है कि वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है वहाँ की, वो भी जो है एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती है। तो कैसे लोगों के बीच में यकीन को बनाया जा सके, कैसे जो है ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के तौर पे जो है इंडिया ने बस डिप्लोमेसी को शुरू किया, और ये इनिशिएटिव कौन लेके आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और फरवरी, आप देखें फरवरी में 1999 की अगर हम बात करें, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है बस डिप्लोमेसी शुरू स्टार्ट करते हैं। और अगेन हम देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद मई में जो है, मई और जुलाई में हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वार शुरू होता है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये चौथा वार था। और यहाँ पे आप देखें जो अपर रीचेस में जो पोस्ट थी, मिलिट्री पोस्ट थी, आमतौर पे जब मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब होने का मतलब क्या है कि जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है, तो आमतौर पे क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो दोनों कंट्रीज़ की जो फोर्सेस है वहाँ से हट जाती हैं। आपने एक मूवी, मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगा, ऋतिक रोशन की एक मूवी है लक्ष्य, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, लक्ष्य मूवी को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आप देखेंगे मिशन कारगिल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लक्ष्य, इस मूवी को देखिएगा। इसमें जो मेन रोल है इसमें ऋतिक रोशन का है, और इसमें प्रीति जिंटा भी है। तो ये अच्छी मूवी है, इसमें दिखाया गया। और हम देखते हैं कि इस रीजन में फिर से अपनी कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया की आर्मी ने, या और इंडिया की ने आप देखें इंडिया की नेवी ने, और इंडिया की जो है एयरफोर्स ने ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। इंडिया की जो आर्मी है उसने जो है ऑपरेशन विजय को कंडक्ट किया ग्राउंड लेवल पे। ऑपरेशन सफ़ेद सागर को इंडियन एयरफोर्स ने जो है चलाया, और इंडियन नेवी ने जो है ऑपरेशन तलवार चलाया। तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हैं, या ज्वाइंट कोऑपरेशन के ज़रिए से जब हमारी फोर्सेस जो है वहाँ पे डिप्लॉय हुई, और उन्हें जम के डट करके वहाँ पे मोर्चा संभाला, वहाँ पे लड़ाई की, और उस पोस्ट को खाली कराया। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि एलओसी पे एक बार फिर से जो है हमारा जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश हो गया। और अगेन फिर हम देखते हैं कि इसके बाद से फिर जो है इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है काफ़ी ख़राब हो गए। हालाँकि आप देखिए ये जो पीरियड है, इस टाइम पे इंडिया और आप देखिए 1998 में हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुके होते हैं, और ये जो कारगिल वार है 1999 में। और जब आप जानते हैं कि जो हमारा विरोधी जो मतलब आमने सामने जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो इस केस में आप ये चीज़ ये समझिए कि लार्ज स्केल पे कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। हाँ, जब भी होगी तो उसमें मतलब क्या है कि एक तरफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो वहाँ के इन्वॉइस हैं, वो आपस में निगोशिएट करते हैं। मतलब आप देखें लड़ाई और डिस्कशन दोनों एक साथ चलता है आमतौर पे जब भी किसी कंट्रीज़ के बीच में, ताकि जो है चीज़ों को अगर हो सके तो डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को जो है मेंटेन किया जा सके। और इंडिया की डिप्लोमेसी भी आप देखें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो काफ़ी बेहतर है, और इंडिया की मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो इंडिया ने बहुत स्मार्टली इस केस को हैंडल किया। और इसकी वजह से फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और अटल बिहारी जो है फिर से कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस को शुरू करते हैं। आमतौर पे देखिए, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, आप किसी भी कंट्री को मतलब आप आइसोलेशन की कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। हाँ, और आप देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, हर देश जो है एक दूसरे पर किसी ना किसी चीज़ के लिए आश्रित है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या है कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको इनवाइट किया डिस्कशन के लिए, आगरा में उनको इनवाइट किया, और यहाँ पे बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ कि कैसे जो है इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप उनको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जो है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मसले को जो है फोकस किया। भारत की जब का ये स्टैंड था, इंडिया ये चाहता था कि कैसे जो है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको जो है हैंडल किया जा सके। जो पाकिस्तान समर्थित
समर्थित जो आतंकवाद है उसको जो है समाप्त किया जा सके। तो चूँकि मुशर्रफ का जो है टोटल फ़ोकस कश्मीर पे ही था और इंडिया एक साथ कई मसलों पे बात करना चाहता था कि और भी जो इश्यूज़ हैं उसको भी इंडिया जो है सॉर्ट आउट करना चाहता था और बेसिकली उसके सेंटर में जो है टेररिज़्म था। लेकिन अल्टीमेटली कोई आम सहमति, कोई कॉन्सेंसस नहीं बन पाई जिसकी वज़ह से जो है ये जो समिट थी वो फ़ेल हो गई और हम किसी कंक्लूज़न तक नहीं पहुँच सके और वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कोई नया एग्रीमेंट नहीं हो सका। और फिर हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो और भी बिगड़ गए जब 13 दिसंबर को 2001 में जो है इंडिया की पार्लियामेंट पे जो है अटैक हुआ। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो पार्लियामेंट के अंदर थे और उसी टाइम में जो है पार्लियामेंट पे जो है अटैक हुआ। और उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ऑपरेशन परिक्रमा को जो है लॉन्च किया और जितने भी टेररिस्ट थे ऑलमोस्ट सबको जो है उन्होंने मार के गिरा दिया और उनकी जो कोशिशें थी, नापाक कोशिशें थी, उनको जो है कह सकते हैं उसको फेल कर दिया, उसको असफल कर दिया। और इससे हम देखते हैं कि एक बार फिर से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो और भी बढ़ गए और जो हमारे रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ वो और भी उसमें टेंशन जो है बढ़ गया और भी कह सकते हैं कि एक तरह से और भी चीज़ें ख़राब हो गई, डिटेरियोरेट हो गई। और अगेन हम देखते हैं कि फिर चूँकि इंडिया ने जो है 1998 में इंडिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका था और जब इंडिया ने टेस्ट को कंडक्ट किया तो अगेन इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शन फिर से इम्पोज किए गए। और बेसिकली हम देखते हैं कि जब एनपीटी पे साइन कर आप देखिए 1996 में जो है सीटीबीटी जो है सीटीबीटी ये ट्रीटी आती है और इंडिया ने इस पे भी साइन नहीं किया है। इंडिया का ये मानना है कि ये जो ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, विभेदकारी है। ये सभी देशों को एक साथ मतलब एक जैसा ट्रीट नहीं करती है और अगर इंडिया जो है इस ट्रीटी पे साइन करता है तो जो हमारे देश की जो सॉवरेंटी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है। तो अल्टीमेटली इंडिया ने जो है इस ट्रीटी पे ना तो एनपीटी पे इंडिया ने साइन किया और ना ही सीटीबीटी पे और पाकिस्तान ने भी इसराइल भी ने भी साइन नहीं किया है इस एग्रीमेंट पे। और लेकिन फिर भी इंडिया के सामने जब इंडिया ने टेस्ट को कंडक्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया तो जो इस एरिया का जो टोटल बैलेंस ऑफ पावर है वो पूरा चेंज हो गया। मतलब आमतौर पे देखें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हमारा बांग्लादेश से भी था, नेपाल से था, भूटान से भी था, श्रीलंका से भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं। मतलब जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सबसे हमारे थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हैं। और ऐसी कंडीशन में इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करना, वो भी उस टाइम पे जब जो है जो सुपर पावर्स हैं वो इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप एनपीटी पे और सीटीबीटी पे साइन करें। इंडिया ने जब टेस्ट को कंडक्ट किया तो उस वक्त इंडिया के पास में अपनी कोई न्यूक्लियर पॉलिसी या कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं था। तो इंडिया के सामने एक ये भी चैलेंज था कि वो दुनिया को ये बताए कि इंडिया ने जो ये टेस्ट कंडक्ट किया है उस न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे, उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे किसका कंट्रोल है। और आपने अगर हमारी पिछली क्लासेस अटेंड की होगी तो हमने वहाँ पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया था कि जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है मिल करके जो है डिसाइड करते हैं कि कैसे जो है किसी न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करना है। और न्यूक्लियर टेस्ट डॉक्ट्रिन की हम बात करें तो उसमें जो ऐसे बेसिकली तो उसमें 8 प्रिंसिपल्स हैं लेकिन उसमें जो 2 क्लॉज हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि नो फर्स्ट यूज़ कि मतलब आम तौर पे इंडिया किसी भी कंट्री के ऊपर सबसे पहले अटैक नहीं करेगा। इंडिया जब भी अटैक करेगा तो रिटेलिएशन की वाली कंडीशन होगी, काउंटर अटैक वाली कंडीशन होगी। लेकिन वो कंडीशन इतनी एक्सटेंसिव होगी, इतनी कम्प्रिहेंसिव होगी, इतनी व्यापक होगी कि उसको इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। जो उसके बाद जो इंडिया डैमेज पहुँचाएगा उसको सँभालना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई कंट्री जो है हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करती है कि सपोज़ कि किसी कंट्री ने जो है सपोज़ कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, दिल्ली पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो उस केस में इंडिया क्या करेगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं और जितनी भी पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो सब पे अटैक कर देगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने ये भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर ये इंक्लूड किया कि हम जो है ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जो है बनाएँगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। बल्कि उतने ही बॉम्ब्स को हम बनाएँगे, उतने ही बॉम्ब्स को इकट्ठा करेंगे, जिससे हम एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को हासिल कर सकें। मतलब एक ऐसे प्रतिरोधक क्षमता को हासिल कर सकें
जिससे कि जो विरोधी देश है, जो ओपोनेंट कंट्री है, अ, प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना, हम एक ऐसे डिटरेंस को अचीव कर सकें जहाँ पे सामने वाली जो कंट्री है, जो हमारी अपोनेंट कंट्री, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो हम पर एक बार अटैक करने से पहले ये सोचे कि अगर इन केस हम इस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जब इंडिया रिटेलिएट करेगा, जब जवाबी कार्रवाई करेगा, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पे वो डैमेज पहुंचाएगा। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स थे, आप देखें जितने भी बड़े इनिशिएटिव्स थे, ठीक है ना, ये जो है हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में, उनके शासनकाल में हुई। और फिर हम देखते हैं कि 2005 में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने जो है श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को स्टार्ट किया 2005 में। आमतौर पे ये जो बस सर्विस है, इसको कारवान अमन कहते हैं। मतलब कारवान अमन का मतलब क्या कि पीस। आमतौर पे देखें कि जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो बड़े पैमाने पे लोगों का माइग्रेशन हुआ। तो जो लोग बंटवारे के टाइम पे, लोग जो फैमिलीज जो बिछड़ गई, जो पाकिस्तान में हैं और कुछ जो इंडिया में, आप देखें पाकिस्तान दिल्ली में भी हमारे कुछ ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। और स्पेशली जो है जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। पार्टीशन के टाइम में वो चले गए वहाँ पे, कुछ ने पाकि जम्मू एंड कश्मीर में रहना शुरू पसंद किया या पंजाब में रहना पसंद किया, कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए। तो ये जो लोग माइग्रेट होकर इस कंट्री से उस कंट्री में चले गए, या पाकिस्तान से इंडिया चले, या इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए, वो आपस में कैसे एक दूसरे से मिल सकें, और कैसे जो है इंडिया ने ये कोशिश की कैसे कि जो वहाँ की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है और इंडिया की आवाम है, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सके। इसके लिए जो है इंडिया ने एक पहल की, एक कोशिश की। और फिर हम अगेन देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है एक बार फिर से बिगड़ते हैं। और हम पूरा एक सीरीज ऑफ अटैक देखते हैं कि हर साल मतलब जो है इंडिया में अटैक्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2006 में मुंबई में जो है ट्रेन में ब्लास्ट होता है, और जब इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो जो उसके लिंक्स, जो उस अटैक के जो लिंक्स हैं, वो पाकिस्तान तक जाते हैं। और अगेन फिर हम देखते हैं कि हरियाणा जो है पानीपत में, पंजाब के पानीपत में जो है समझौता जो एक्सप्रेस है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती थी, उसमें जो है ब्लास्ट हुआ। और ये जो सीरीज ऑफ अटैक है, अपने क्लाइमेक्स पे उस वक्त पहुंचा जब 26/11 में 2008 में जो है मुंबई पे टेरर अटैक हुआ। और हम देखते हैं कि जो टेरर अटैक था बहुत ही मतलब ब्रूटल था। किस तरीके से जो है टेररिस्ट ने जो सबको, जो उनके सामने आए, बूढ़े बच्चे, औरतें, सबको उन्होंने मारा। हाँ, स्पेशली जो टारगेट था उस अटैक का, जो मुंबई का ताज होटल और मुंबई का जो है जो रेलवे स्टेशन है, छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल जो है, वो टारगेट था। और हम देखते हैं कि उसमें अजमल कसाब को भी पकड़ा गया, और उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा था कि जो इस अटैक का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्टेड है। और ये सब जो सारी चीज़ें थी, एक बार फिर से जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम देखते हैं कि जो संदेह की स्थिति थी, जो मिसट्रस्ट था, वो और भी बढ़ा। और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो कोशिश थी, बेसिकली इंडिया की जो कोशिश थी कि कैसे हम अपने पड़ोसी देश के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को बायलैटरल तरीके से, जो है द्विपक्षीय तरीके से बेहतर बना सकेंगे, वो सारी कोशिशों पे जो है पानी फिर गया। हमें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मिली इस अटैक के बाद में। और ये जो सिलसिला है जो है अटैक का, आप देखें ईयर बाय ईयर हमने अलग अलग स्टेज पे इंडिया ने, जो इस कंट्री ने ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2006 में जो है गुरदासपुर में अटैक हुआ इंडिया के अंदर। 2005 में उधमपुर में जो है जो बीएसएफ का एक कॉन्वॉय था, उसको जो है एम्बुश किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। और 2016 में जो है पठानकोट जो एयर बेस है, उस पे जो है अटैक हुआ इंडिया में। और बेसिकली ये तो जो अटैक थे, जो ये जो टेरर अटैक था, बेसिकली ये पाकिस्तान के ज़रिए से स्पॉन्सर्ड था। और उसके लिंकेज भी मिले कि जब जब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो उसके लिंकेज भी मिले कि इसमें, इस अटैक में जो है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। और आप देखें कि पाकिस्तान की, अगर आप बात देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ की लीडरशिप को कई फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कि वहाँ की जो जो मिलिट्री है, जो ब्यूरोक्रेसी है,
वो कंट्रोल करती है। मतलब अ, पाकिस्तान में जो है आर्मी है, मिलिट्री है, ये सारी चीज़ें जो है उस तरह से वहाँ की लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है जैसे कि इंडिया के कंट्रोल में है। तो कई फैक्टर्स होते हैं, मैं कई फैक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं आईएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट अब कई इंक्वायरियों में सामने आया कि आईएसआई जो है इन अटैक्स में इन्वॉल्व है। और हम देखते हैं कि 2016 में जो है अ बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, उसमें एक जगह है उरी, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है 18 सितंबर 2016 को। और इसमें हम देखते हैं कि जो टेररिस्ट का जो ग्रुप है उन्होंने जो है इंडियन आर्मी के कैंप पे अटैक किया, और इसमें बहुत से लोगों की, बहुत से जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी जान गई। और उसके बाद क्या है कि काफ़ी आउटरीच इसकी वजह से हुआ, और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं और भी ख़राब हुए। और इंडिया ने इस बार रिटेलिएट किया, और इंडिया ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में। 29 सितंबर को जो है 2016 में इंडियन आर्मी ने जो है एक लिमिटेड और कैलकुलेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसको उरी सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और बेसिकली इस स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का ये उद्देश्य था, ये पर्पस था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं उसको जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसको टारगेट किया जाए। और हम देखते हैं कि कुलभूषण यादव का जो भी केस है वो भी एक डिस्प्यूट की वजह रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। पाकिस्तान ने जो है कुलभूषण के ऊपर में ये आरोप लगाया कि जो है वो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी ओवरऑल, इन्होंने जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को काफ़ी ख़राब किया, बहुत मतलब अच्छा नहीं बनाया। और अगेन हम देखते हैं कि 2019 में की अगर हम बात करें, पुलवामा में टेररिस्ट अटैक होता है। मतलब और वो भी कैसे दिन, मतलब 14 फरवरी को। आमतौर पे जब इंडिया, मतलब आप देखिए सुबह-सुबह ही ये अटैक हुआ था। और लोकसभा के इलेक्शन से ठीक पहले ये जो है अ, अटैक हुआ, पुलवामा अटैक। इसमें जो है हमारे काफ़ी जो सैनिक मतलब मोर देन कुछ, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 40 जो है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डेथ हुई थी, जो डेथ टोल था, जो मरने वालों की जो संख्या, जो हमारे सैनिक जिनकी डेथ हुई थी, लगभग 40 लोग जो है उसमें शहीद हुए, उन्होंने मार्टरडम को हासिल किया। ये जो चीज़ें थी काफ़ी जो है अ अ, एक तरह से नेगेटिव एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं, या फिर ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ जो दो देशों की रिलेशनशिप को बिल्कुल पूरी तरीके से बिगाड़ दें। और एक चीज़ ये भी हम देखते हैं कि इस अटैक में जो है जैश ए मोहम्मद का जो है इन्वॉल्वमेंट था। जहाँ तक मतलब जो रिपोर्ट्स आई, जो इंक्वायरीज़ हुई, उसमें ये चीज़ें निकल के आईं। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव का, उस पे चर्चा हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ। और इंडिया ने जो है रिटेलिएट किया, इंडिया ने जो है 26 फरवरी को, 14 फरवरी को जो है आप देखते हैं कि ये अटैक होता है, और इंडिया 26 फरवरी को जो है बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक करता है। और अगेन इस स्ट्राइक से जो है हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है और भी ख़राब होते हैं। और 2019 में जो है इंडिया जो है पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है, एमएफएन का मतलब क्या, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको इंडिया रिवोक कर देता है। आमतौर पे देखिए, एंड ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो कैसे दिया जाता है, आपने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड क्लॉजेज हैं, उसी क्लॉज में जो है एक प्रोविज़न है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस प्रोवाइड करने का। इंडिया ने आमतौर पे जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं सबको जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया है। आमतौर पे ये देखिए, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान का जो स्टेटस रिवोक किया, इसको समाप्त किया, विड्रॉ कर लिया, उसका एक मतलब इंडिया ने इसके ज़रिए से, हालाँकि देखिए इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार होता है, जो भी चीज़ों का, जो कमोडिटीज़ का जो व्यापार होता है वस्तुओं का, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी एक ये डिप्लोमेटिक मैसेज था कि अगर जो है ये चीज़ें और हालात बिगड़ते हैं, और जो है ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस पे जो है पाकिस्तान स्ट्रिक्ट टैक्स नहीं ले सकता है, तो हम जो है पाकिस्तान से जो इम्पोर्ट की जाने वाली जो वस्तुएँ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स, जो कमोडिटीज़ हैं,
उस पे हम हैवी टैक्स को इम्पोज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए फिर इंडियन मार्केट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम फिर अब देखते हैं कि इंडिया 2000 अगस्त 5 2000 हाँ, अगस्त 5 को 2019 में जो है आर्टिकल 370 को जो है रिवोक कर देता है। और आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर एक बहुत ही कंटेस्टेड इश्यू है और इस पे पाकिस्तान की जो है रिएक्शन आता है, उसकी प्रतिक्रिया आती है और पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया जो है सिर्फ अकेले यूनिलैटरल तरीके से, एक तरफा तरीके से जो है ये जो स्टेटस है उसको बदल नहीं सकता है। हालांकि इंडिया का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारा स्टेट है और हाँ, हमारी जो सॉवरेंटी है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जो है वहाँ तक एक्सटेंड करती है हमारी सॉवरेंटी। तो अपने रीजन में हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए इस पे काफ़ी जो है प्रतिक्रिया आई थी, जो रिस्पांस था या रिएक्शन था पाकिस्तान का वो एक तरह से निगेटिव ही था। तो ये सब चीज़ें हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। आप देखें, एक पूरी आप सीरीज़ देखेंगे ना, या आप देखें 2017, 16 और मतलब आप यहाँ से देखें 2015 के बाद से ही देखें आप। हाँ, 2015 के और पहले ही मतलब 2006 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ, फिर समझौता एक्सप्रेस में बॉम्बिंग हुई, फिर मुंबई में अटैक हुआ, इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये सारी जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ, ये सब सारी जो चीज़ें थी और इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की। मतलब इंडिया हाँ, ऐसे तो बैठ नहीं सकता है ना। देखिए हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में इस तरह की चीज़ें हों। जो वहाँ की लीडरशिप है उसको इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए कि हमारी टेरिटरी से जो है किसी भी और कंट्री के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई अटैक ना लॉन्च हो। और अगर बात करें फिर 2019 की हम बात करें कि 2019 में जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ऑफिशियली ओपन किया गया। और करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के ज़रिए से जो है जो सिख तीर्थयात्री हैं उनको डायरेक्ट एक कह सकते हैं कॉरिडोर मिलता है, एक पैसेज मिलता है कि वहाँ पे जो है करतारपुर में जो गुरुद्वारा है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, वहाँ तक जा सके, वो तीर्थ यात्रा अपनी कर सके। एक्चुअली ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पे जो गुरु नानक थे वो अपने लाइफ के अंतिम दिनों में जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे उन्होंने वहीं पे गुजारे, अपने जीवन के आखिरी साल को उन्होंने जो है उन्होंने गुजारा। तो वो जो है करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वो सिख धर्म को, सिख मजहब को मानने वालों के लिए एक पवित्र स्थान है, एक सैक्रेड प्लेस है। तो इंडिया ने अपने लेवल पे अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए से चीज़ों को निगोशिएट किया और पाकिस्तान ने फिर जो है एज ए गेस्चर ऑफ पीस जो है उसने जो है इंडिया के जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, सिख पिलग्रिम्स हैं, उनको डायरेक्ट पास दिया। और अगेन हम देखते हैं कि इंडिया ने अपने लेवल पे कोशिश की, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइंटली कोशिश की कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको हम जो है ऑब्जर्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या जो अटैक्स हो रहे हैं इसको कैसे जो है रिड्यूस किया जा सके। तो हम ओवरऑल देखें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की देखें तो ये जो शुरू से जो ये जो रिलेशन है अच्छे नहीं है, हमेशा यहाँ पे उतार चढ़ाव की कंडीशन लगी रहती है। और इस पूरे अ, मसले में अगर देखें, पूरे रिलेशनशिप में देखें, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ